हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और टॉपिक है डिवोल्यूशन और लॉ ऑफ एस्चीट। इसमें हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिवोल्यूशन से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। Devolution, basically, before implementation of regulated laws, the law of succession was being governed by personal laws. Devolution basically होता क्या है? Devolution मतलब किसी से किसी पे वो प्रॉपर्टी जाना, या कैसे जाना? बाय वे ऑफ विल जाना या बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस जाना, उसको डिवोल्यूशन बोलते हैं बेसिकली। तो ये कह रहा है कि जब रेगुलेटेड लॉज यूपी रेवेन्यू कोड आया, उससे पहले बेसिकली, और इवन यूपी ज़मींदारी एक्ट जो बना और 1950 में, उससे पहले जो लॉ ऑफ सक्सेशन था वो पर्सनल लॉ से गवर्न था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 बना, तो इसके स्फीयर में से रिलीजन अबॉलिश कर दिया गया। मतलब बेसिकली यहाँ पे पर्सनल लॉज का इनहेरिटेंस ख़त्म कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन अप्लाई किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। इसमें ये नहीं कि हिंदूज़ के हिसाब से अलग चलेगा या मुस्लिम्स के हिसाब से अलग चलेगा। यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म एक्ट में ही ये चेंज कर दिया गया था कि सबके लिए यूनिफॉर्म रहेगा। एवरी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हैज़ अ राइट टू मेक अ विल। बेसिकली हमने जब भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट का पढ़ा था राइट्स में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एवरी BTR हैज़ अ राइट टू मेक अ विल। अगर इसके बारे में आपको डिटेल देखना है राइट टू विल के बारे में, तो इसमें पॉइंट नंबर F राइट टू बिक्वेस्ट जो था, वो जो हमने लेक्चर ऑन राइट ऑफ भूमिधर पे डिस्कस किया था, उसमें आपको और डिटेल मिल जाएगा। तो इसमें विल की बेसिकली कंडीशंस भी थी, वो भी हमने डिस्कस करी थी। तो इसके अलावा जो अदर कंडीशंस है डिवोल्यूशन की, वो क्या है? बेसिकली 3 कंडीशंस हैं इसमें। पहली जो ब्रॉड कंडीशन है उसमें आ जाता है, इफ़ एनी भूमिधर, असामी और गवर्नमेंट लेसी एक्सपायर्स एंड ही हैज़ नॉट एग्जीक्यूटेड एनी रिटर्न डीड एंड चाइल्ड वाज इन वूम्ब, लॉ ऑफ सक्सेशन विल बी गवर्नड प्रिज्यूमिंग चाइल्ड वाज बोर्न प्रायर टू डेथ। तो बेसिकली ये कह रहा है कि कोई भी भूमिधर या असामी या गवर्नमेंट लेसी वो मर जाता है और वो कोई रिटर्न डीड नहीं एग्जीक्यूट करता, विल एग्जीक्यूट करता, और जो उसका बच्चा होता है वो अभी भी माँ की कोख में होता है, तो लॉ ऑफ सक्सेशन गवर्न होगा इस तरह से। ऐसा प्रिज्यूम करा जाएगा कि चाइल्ड जो है, वो जो बच्चा है, वो उसकी डेथ से पहले पैदा हो गया है। सेकेंडली, where two persons expire in suspicious circumstances, तो ऐसे में प्रिजम्पशन ये करी जाती है कि एल्डर जो होगा उसमें से बड़ा भाई वो पहले मरा है। अगर दोनों मरे पाए गए हों तो एजम्पशन ये करी जाती है। तीसरी, मर्डरर इज़ डिसक्वालीफाइड टू इनहेरिट। मर्डरर जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकता। और चौथा, मर्डरर इज़ ट्रीटेड एज डेड फॉर इनहेरिटेंस एंड नेक्स्ट ईयर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस शैल बी एलिजिबल। अगर मर्डर होगा तो उसको ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि वो था ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डेड है,
इनफैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता कहना गलत होगा, ये माना जाएगा कि वो डेड है और जो उसके नेक्स्ट ईयर होंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो एलिजिबल माने जाएंगे। तो बेसिकली ये जो 4 सब पॉइंट थे ये पहले पॉइंट के अंडर में थे जो कि बेसिकली इंडिविजुअल से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिवोल्यूशन इन रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, वक्फ एटसेट्रा शैल नॉट बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 111 ऑफ द कोड। मतलब जो इनका डिवोल्यूशन होगा मैनेजमेंट रिलीजियस ट्रस्ट का, वक्फा, वो सेक्शन 111 से गवर्न नहीं होगा। उसके लिए उनके जो उनसे रिलेटेड एक्ट्स हैं उनके हिसाब से डिवोल्यूशन होगा। थर्डली, लॉ ऑफ डिवोल्यूशन टू अप्लाई टू इंडियन सिटीजन ओनली एंड नॉट टू एनी सिटीजन इन स्पाइट ऑफ विल और इनहेरिटेंस एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर अंडर सेक्शन 113 ऑफ द कोड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फॉरेनर के फेवर में बेसिकली कोई विल नहीं बनाई जा सकती, वो पर्सन इंडियन सिटीज़न ही होना चाहिए और अगर बेसिकली इसमें स्टेट गवर्नमेंट की रिटर्न परमिशन चाहिए होती है। तो गाइज़ ये था डिवोल्यूशन के बारे में। इसमें आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहे। साथ ही जो हमने पिछले लेक्चर में राइट टू भूमिधर में पढ़ा था, राइट टू बिक्वेस्ट, वो भी आप इसमें लिखेंगे। तो दोनों मिला के आप ये चीज़ें लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा ये आपके पास मटीरियल हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लॉ ऑफ एस्चीट। लॉ ऑफ एस्चीट जो है बेसिकली वो क्या होता है, अगर कोई भूमिधर या असामी मर जाता है इशूलेस, मतलब उसका कोई हियर नहीं होता, उसका कोई वारिस नहीं होता और वो कोई विल भी नहीं छोड़ जाता किसी और पर्सन के फेवर में, तो ऐसे में एसडीओ के पास पावर है वो उस प्रॉपर्टी का या सब्जेक्ट मैटर का वो पोजेशन ले ले और वो उसको लीज आउट करे एज़ पर प्रोसीजर जो सेक्शन 105 में मेंशन्ड है, फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए। हालांकि एसडीओ ऐसे केस में नहीं कर सकता और उसका बेसिकली पब्लिक ऑक्शन के द्वारा वो लीज आउट होगी। जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा कि भाई मैं इस किराए पे इतना दूंगा, तो उसको वो ज़मीन लीज आउट कर दी जाएगी और ऐसे केस में उससे 1/4 प्रीमियम, 1/4 प्रीमियम, 25% प्रीमियम ले लिया जाएगा ऑन द स्पॉट बोली के टाइम पे और बाकी 3/4 जो है 75% है वो उसको 1 हफ्ते के अंदर जमा कराना है। और अगर वो ऐसे में डिफ़ॉल्ट कर देता है तो 25% जो उसने ऑक्शन के टाइम पे, बोली लगाने के टाइम पे डिपॉजिट करा था वो गवर्नमेंट फोरफिट कर लेगी। फिर इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर कोई क्लेमेंट आता है 3 साल के पीरियड के विद इन, तो ये कंसीडर करा जाएगा, बेसिकली उसको कंसीडर करा जाएगा और फाइनलिटी उसकी जो फाइनली वो जेन्युइन बंदा है कि नहीं है, तो वो बेसिकली एविडेंस के ऊपर बेसिस पर वो चीज़ डिसाइड करी जाएगी कि भाई कोई आता है क्लेम करने की ये तो जो एस्चीट वाली ये जो लैंड है ये मेरी है या मैं इसका वारिस हूँ, तो ऐसे में एविडेंस वगैरह वो जमा कराएगा तो करा जाएगा। और अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है उसका क्लेम तो उसके पास ये चॉइस है, ही हैज़ अ राइट टू प्रेफर सूट विद इन 1 ईयर अंडर सेक्शन 144 फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल बिफोर एसडीओ। अगर उसका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो यूपी रेवेन्यू कोड में ही प्रोविज़न है कि वो अंडर सेक्शन 144 डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल का सूट करे एसडीओ के सामने। अगर कोई भी नहीं आता 3 साल के अंदर और अगर सूट जो है वो फाइल करता है वो सेक्शन 144 में कोई आदमी, तो और वो सूट में हार जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो लैंड है वो ग्राम पंचायत को चली जाएगी अंडर सेक्शन 59 ऑफ द कोड। तो गाइज इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एस्चीट। बेसिकली जहाँ पे वो ज़मीन का कोई वारिस नहीं है तो कैसे वो लैंड डिवॉल्व होती है या वो कैसे
पंचायत में फाइनली वेस्ट हो जाती है। गाइस एस्चीट और डिवोल्यूशन पे अलग से आ जाते हैं क्वेश्चंस और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और ये वाले पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से एलैबोरेट करके अगर लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।